हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये महासंग्राम क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपके पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 MCQs आप लोगों के एग्जाम के लिए। आपके टोटल 8 यूनिट से बनने वाले ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पिछले 3-4 सालों से लगातार बीए के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र एक वीडियो से आप अपनी पूरी तैयारी करके अपना एग्जाम देकर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज में MCQ बेस्ड पेपर होगा उन सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज मीन टू बी। तो ड्रामा एक फॉर्म है लिटरेचर का दैट इज मीन्स टू बी, जिसका मतलब है, तो ड्रामा का मतलब क्या है? देखो, ड्रामा एक लिटरेचर का ही फॉर्म है। आप जानते ही हो लिटरेचर में ड्रामा भी लिखा जाता है, नॉवेल भी लिखा जाता है, स्टोरीज भी लिखी जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जाती हैं, एसेज लिखे जाते हैं, प्रोज लिखे जाते हैं। तो उनमें से भी एक लिटरेचर का फॉर्म ड्रामा है। तो ड्रामा का मतलब क्या है? तो यूनिट नंबर 1 में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ड्रामा का मतलब है परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। देखो, जब भी कोई वर्क राइटर स्टेज पर परफॉर्म करने के पर्पस से लिखता है तो उसको ड्रामा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखो, नॉवेल इस पर्पस से नहीं लिखा जाता कि उसको हम स्टेज पर ही परफॉर्म कर देंगे, बट ड्रामा का पर्पस ही होता है स्टेज पर परफॉर्म करना। ये बात याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पर्सन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड। एक पर्सन, एक आदमी जो राइट करता है, लिखता है ड्रामा को, उसको क्या कहा जाता है? तो वो व्यक्ति जो ड्रामा लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको ड्रामाटिस्ट कहते हैं या प्ले राइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर एग्जाम में आपके प्ले राइट न दे करके ड्रामाटिस्ट दे दे, ड्रामाटिस्ट, तो उसका मतलब भी क्या होता है? नाटककार, यानी कि ड्रामा लिखने वाला। जैसे नॉवेल लिखने वाले को नॉवेलिस्ट कहते हैं ना, उस तरीके से। तो आपका हो जाएगा प्ले राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 100 MCQs बताऊंगी, पूरा आपके सिलेबस से बनने वाला है, आपके हर एक ड्रामा से और आपकी हर एक यूनिट से जो MCQs आपके एग्जाम में आएंगे इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मात्र ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होने वाली है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप 2026 में या आने वाले वर्षों में इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और MCQ बेस्ड पर आपका पेपर होता है। ड्रामा इज मेनली रिटेन इन द फॉर्म ऑफ। तो ड्रामा मेनली लिखा जाता है किस फॉर्म में, किस रूप में? तो देखो, ये पैराग्राफ्स, लेटर्स के रूप में नहीं होता, एस्से के रूप में नहीं होता, ये डायलॉग्स के रूप में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर अलग अलग इसमें बात बोलता रहता है। जैसे आप लोगों ने अपने सिलेबस में आर्म्स एंड द मैन पढ़ा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, या उसके अलावा ओलिवर गोल्ड स्मिथ का आप लोगों ने सी स्टूप्स टू कंकर पढ़ा, आपने ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर पढ़ा, मैकबेथ पढ़ा, या फिर आपने मर्डर इन द कैथेड्रल पढ़ा। अलग अलग तरीके के ड्रामाज आपने पढ़े, सब क्या है? डायलॉग की फॉर्म में। ड्रामा हमेशा डायलॉग के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला, द स्टोरी ऑफ ए ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू। आप कोई भी ड्रामा पढ़ते हो उसमें कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। तो उस ड्रामा की स्टोरी किस चीज़ में डिवाइड होती है? बटी होती है। तो हर ड्रामा में एक्ट्स होते हैं और सीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ ए ड्रामा इज कॉल्ड। मेन आइडिया जो है और जो मैसेज है ऑफ ड्रामा का इज कॉल्ड कहा जाता है। तो किसी भी ड्रामा को पढ़ने के बाद जो हमें आइडिया मिलता है या जो भी हमें मैसेज मिलता है, क्योंकि देखो, हर राइटर अपने ड्रामा के थ्रू कोई ना कोई मैसेज अपने रीडर या अपने ऑडियंस को देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थीम कहते हैं। मेन आइडिया भी थीम होता है। जैसे आप कोई भी ड्रामा पढ़ते हो उसमें थीम होती है और पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है, तो उसकी थीम से ही तो मैसेज मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। नेक्स्ट है, द पर्सन हु परफॉर्म ए रोल इन ड्रामा इज कॉल्ड। एक पर्सन, एक व्यक्ति, हु परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है रोल ड्रामा में, तो ड्रामा परफॉर्म करने वाले इंसान को क्या कहेंगे? तो उसको हम एक्टर बोलेंगे। कौन होगा? एक्टर।
आप कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं या कोई ड्रामा पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी रोल कर रहा है अलग अलग, वो एक्टर ही तो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर द ड्रामा हैपेंस इज कॉल्ड। वो स्थान जहाँ पर ड्रामा हैपन यानी घटित होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सेटिंग, क्योंकि सेटिंग में ही ये बताया जाता है कि कौन सा प्लेस होगा और क्या टाइम होगा। तो सेटिंग के अंदर टाइम और प्लेस दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपकी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 नहीं, आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स दी गई हैं और उन 8 यूनिट्स के अंदर अलग अलग जितने भी टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है, जितने भी अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो आपने अगर 8 यूनिट्स को डिटेल में पढ़ लिया है हमारे चैनल पर विजिट करके, तो आपकी पूरी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि यूनिट्स को पढ़ना पहले ज़रूरी है। भले ही आपका पेपर MCQ बेस्ड होता है, MCQs को तो आप तैयार कीजिए जो हम आपके लिए अपलोड करते हैं, लेकिन आप उन 8 यूनिट्स को भी पढ़िए, क्योंकि 8 यूनिट्स पढ़ लिया तो समझो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी यूनिट से आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। अगला है द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ए ड्रामा इज़ नोन एज। तो सेंट्रल कैरेक्टर क्या होता है किसी भी ड्रामा का? तो किसी भी ड्रामा का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो प्रोटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो, जो हीरो होता है ना उसको प्रोटागोनिस्ट ही कहते हैं लिटरेचर में, चाहे ड्रामा का हो, नॉवेल का हो, शॉर्ट स्टोरी का हो, स्टोरी का हो, वो प्रोटागोनिस्ट ही होगा। तो आपका राइट आंसर सी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टर हु अपोजेस द हीरो इज कॉल्ड। कोई भी आप मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं, तो आपको जब कैरेक्टर से अपोजिट यानी उल्टा कोई कैरेक्टर मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप विलन कहते हैं। कहते हैं ना ये हीरो है इस मूवी का और ये विलन है, तो लिटरेचर की लैंग्वेज में उस विलन को एंटागोनिस्ट कहते हैं और हीरो को प्रोटागोनिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। देखिए एग्जाम में आपका ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर सी पे दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सी पर ही दे, एग्जाम में ए पर दे सकता है, बी पर दे सकता है, डी पर दे सकता है। तो इन बातों को याद रखिएगा, इसलिए केवल अपने आंसर पर फोकस कीजिए कि आंसर क्या है हमारे क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए द मोस्ट एक्साइटिंग और टर्निंग पॉइंट ऑफ ए ड्रामा इज कॉल्ड। तो आपका जो ड्रामा होता है, ड्रामा में जब टर्निंग पॉइंट होता है या जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है जिसको देखकर आपको काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ती है कि आगे क्या होगा क्या होगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उसको क्लाइमैक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। तो क्लाइमैक्स आपका होगा राइट आंसर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, द एंडिंग पार्ट ऑफ ए ड्रामा इज कॉल्ड। ड्रामा का जो एंडिंग यानी लास्ट का हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉन्क्लूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ए ड्रामा विद ए सैड एंडिंग इज कॉल्ड। एक ड्रामा जब उसकी सैड एंडिंग होती है तो क्या कहते हैं? यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ड्रामा एंड ड्रामा के टाइप्स। तो आपको याद होगा कि ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग सैड होती है उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ट्रेजेडी। आपका अगला क्वेश्चन है, ए ड्रामा विद ए हैप्पी एंडिंग इज कॉल्ड। एक ड्रामा जिसकी एंडिंग हैप्पी वाली होती है उसको बोलते हैं कॉमेडी, और जिसकी एंडिंग सैड होती है उसको ट्रेजेडी कहते हैं। ये सब ड्रामा का ही अलग अलग टाइप्स है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। वो ड्रामा जो जिसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, जिसको देखकर रीडर ऑडियंस को अच्छा लगता है, तो वो कॉमेडी है, और जिसकी एंडिंग हमेशा सॉरोफुल होती है, उदास भरी होती है, सैड होती है, वो ट्रेजेडी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉमेडी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द राइटर फॉर एक्टर्स आर कॉल्ड। जो इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश गिवन दिए जाते हैं बाय द राइटर के थ्रू फॉर एक्टर्स एक्टर के लिए, उसको कहते हैं। देखो जब भी कोई राइटर अपना ड्रामा लिखता है, कोई भी ड्रामाटिस्ट ड्रामा लिख रहा है, तो उसमें जो भी जो कैरेक्टर्स वो ऐड कर रहा है तो वो कोई ना कोई बात बोलेंगे, कोई ना कोई डायलॉग बोलेंगे। और जब कोई भी ड्रामा शूट भी किया जाता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने एक्टर्स को क्या देते हैं? स्टेज डायरेक्शंस देते हैं। ये अलग अलग लिटरेरी डिवाइस में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 2 में आप पूरा पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा यूनिट नंबर 3, 4 में भी आपका लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ना है। तो सभी लिटरेरी टर्म्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्टेज डायरेक्शन में होता है
कि एक्टर को कब क्या करना है और कब लाइट ज़्यादा होगी कम होगी, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताया जाता है जैसे ड्रामा को परफॉर्म करना है। तो वो स्टेज डायरेक्शन होता है, यानी स्टेज पर डायरेक्शन दी जाती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द ओपनिंग स्पीच ऑफ ए ड्रामा इज कॉल्ड। जो ड्रामा की ओपनिंग स्पीच होती है, यानी कि जब भी कोई ड्रामा स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए शुरू किया जाता है तो सबसे ओपनिंग स्पीच, जिस स्पीच के साथ ड्रामा शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, उस भाषण को, उस स्पीच को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। हिंदी में आप लोग जानते हैं प्रस्तावना और उपसंहार। उपसंहार का मतलब कॉन्क्लूजन होता है। तो देखो, जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है तो उससे पहले एक स्पीच दी जाती है जिसमें कि ड्रामा से रिलेटेड कुछ मतलब कि कुछ इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जैसे कैरेक्टर्स के बारे में या उसकी सेटिंग के बारे में या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ सब। और जब पूरा ड्रामा परफॉर्म हो जाता है तो उसके लास्ट में रीडर या ऑडियंस जो होते हैं उनको एक कॉन्क्लूज़न दिया जाता है, कुछ उस ड्रामा से रिलेटेड मैसेज दिए जाते हैं, तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। तो एपिलॉग आपका हो जाता है लास्ट में जो होता है, और ओपनिंग स्पीच जो होती है उसको प्रोलॉग कहते हैं। तो यहाँ पर राइट जो ऑप्शन है वो सी वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइनल स्पीच ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड। फाइनल यानी लास्ट स्पीच होगी एपिलॉग। तो आपका राइट सी है। अगला है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए ड्रामा इज कॉल्ड। ड्रामा का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है ये आप पढ़ चुके हो ना, बिल्कुल आपको याद होगा। यूनिट नंबर में मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, सारी यूनिट्स के अंदर तो ये आप सब जानते ही हो प्लॉट वगैरह के बारे में। जब आप लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए थे, तो उसमें आपको याद होगा प्लॉट। प्लॉट का मतलब ही होता है कि जो भी सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है ड्रामा के अंदर, इवेंट बारी बारी आ रहे हैं, यहाँ से पूरा इवेंट चलता है, एंडिंग तक जाता है, तो एक सीक्वेंस जो होता है इवेंट्स का बारी बारी है, तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इधर उधर से नहीं ना होता, सब एक सीक्वेंस में होता रहता है, तो उसको प्लॉट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रामा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स बिकॉज इट इज़ मीन टू बी। तो ड्रामा इज़ डिफरेंट, ड्रामा अलग होता है, जितनी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं लिटरेचर में उनसे अलग होता है, क्योंकि इसका मतलब है एक्टेड, क्योंकि इसमें एक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, व्हाट इज़ ट्रेजेडी इन लिटरेचर। लिटरेचर में ट्रेजेडी क्या है? तो ए फनी स्टोरी, ए सैड स्टोरी, फेरी टेल, ए लव पोएम। तो ए सैड स्टोरी विद सीरियस थीम वही ट्रेजेडी है जिसमें सैड एंडिंग होती है और सैड स्टोरी होती है और बहुत ही सीरियस स्टोरी होती है, तो वही ट्रेजेडी है लिटरेचर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रेजेडी मेनली शोज। ट्रेजेडी क्या दिखाता है? तो सीरियस एंड सैड इवेंट्स को ट्रेजेडी दिखाता है, जिसमें अक्सर हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है और उनके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है, पतन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेजेडी। फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन कहे जाते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए एसिक्लस जो हैं फादर ऑफ ट्रेजेडी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ग्रीक ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम विच कंट्री। जो ग्रीक ट्रेजेडी लिटरेचर में आई वो किस कंट्री से आई? तो वो ग्रीस से ही आई। तो देखो, सबसे पहले ट्रेजेडी और कॉमेडी को ग्रीक के एथेंस सिटी में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था और उसके बाद से ही वो धीरे धीरे लिटरेचर में आई और ये ब्रिटिश राइटर्स ने भी लिखना शुरू किया, ट्रेजेडीज़ को, कॉमेडीज़ को लिखना शुरू किया। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ग्रीक के एथेंस सिटी से ही हुई थी, तो ये बात याद रखिएगा। ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दोनों को ही ग्रीक का गिफ्ट कहा जाता है लिटरेचर में। अगला है, हाउ डज ए ट्रेजेडी यूजुअली एंड। तो एक ट्रेजेडी आमतौर पर कैसे ख़त्म होती है? डेथ और सफरिंग, मतलब इसमें हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है या उनका पतन हो जाता है, कष्ट झेलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ क्लासिकल ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। क्लासिकल ट्रेजेडी किस पर बेस्ड होती है? तो ये बेस्ड होती है रूल्स ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के रूल्स पर। और आप ये भी जानते हो कि एरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज़ बताया है ड्रामा के, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो क्लासिकल ट्रेजेडी बेस्ड होती है रूल्स ऑफ एरिस्टोटल पे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी।
इन 4 ऑप्शन में से ग्रीक ट्रेजेडी कौन है? तो ओडिपस रेक्स ग्रीक ट्रेजेडी है, ये बात याद रखिएगा। ये जब आप लोग बीए के 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ओडिपस रेक्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सोफोक्लीस का ये ग्रीक ट्रेजेडी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी फोकसेस ऑन। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होती है वो किस पर फोकस करती है? तो किंग्स और हीरोज पर। यानी कि देखो, आपने किंग लियर पढ़ा, उसमें किंग था, राजा था। और आपने मैकबेथ पढ़ा, उसमें भी मैकबेथ नाम का जो कैरेक्टर था वो राजा बनने के लिए ही किंग डंकन का मर्डर कर देता है। उसके अलावा आपने विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ओथेलो के बारे में सुना है, पढ़ा भी होगा, क्योंकि देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीए 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में मैकबेथ प्रिस्क्राइब्ड है, विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है। कहीं कहीं पे मैकबेथ न दे के किंग लियर दी गई है, वो भी विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है। और कहीं कहीं पर किंग लियर न दे करके, मैकबेथ न दे करके ओथेलो दिया गया है, जो कि विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है। तो कोई भी ट्रेजेडी आपने पढ़ी होगी उसमें राजा भी देखा होगा, हीरो भी देखा होगा, तो इनकी ट्रेजेडी इसी पर बेस्ड होती है। अगला है, विच इज ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? इन 4 ऑप्शन में से शेक्सपियर की ट्रेजेडी कौन है? तो हैमलेट। हैमलेट एक विलियम शेक्सपियर की ही ट्रेजेडी है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें बदला लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रेजिक फ्लॉज मीन्स। ट्रेजिक फ्लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कैरेक्टर्स मिस्टेक, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो गलतियां करते हैं और उनके कैरेक्टर का डाउनफॉल हो जाता है। फिर वो अपने लाइफ में केवल मतलब दुख ही झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं और एंड में मर भी जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, रिवेंज ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन। रिवेंज ट्रेजेडी किस पर बेस्ड होती है? तो ये बेस्ड जो होती है रिवेंज यानी बदला पर। रिवेंज का मतलब बदला होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। विच प्ले इज ए रिवेंज ट्रेजेडी? इन 4 ऑप्शन में से रिवेंज ट्रेजेडी कौन सी है? तो हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें बदला लिया जाता है। अगला है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी डील्स विद। देखो, हर तरीके की ट्रेजेडीज़ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो, ट्रेजेडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रिवेंज ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है, बहुत तरीके की ट्रेजेडीज़ होती हैं। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ आपके यूनिट नंबर 1 में। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी डील्स विद यानी डोमेस्टिक ट्रेजेडी में क्या दिखाया जाता है? इसमें मिडिल क्लास फैमिली लाइफ दिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेजेडी क्रिएट्स विच फीलिंग इन ऑडियंस? ट्रेजेडी अपने ऑडियंस में कौन सी फीलिंग को क्रिएट करती है? तो जब भी कोई ऑडियंस ट्रेजेडी को देखता है, ऐसे ड्रामा को देखता है जिसमें केवल सैड स्टोरी हो, तो उसके अंदर फियर एंड पीटी यानी कि डर और दया पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज कॉमेडी इन लिटरेचर? लिटरेचर में कॉमेडी क्या है? तो अब ट्रेजेडी का पूरा अपोजिट है कॉमेडी। जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, पूरा पढ़ कर ही जाना है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ जहाँ एमसीक्यू बेस्ड पर पेपर होगा। तो एक कॉमेडी इन लिटरेचर, लिटरेचर में कॉमेडी है ए फनी प्ले विद हैप्पी एंडिंग। मतलब एक हंसी मजाक वाला प्ले जिसमें कि हैप्पी एंडिंग होती है, सब कुछ अच्छा होता है और एंड में स्टोरी खुशी देकर ख़त्म होती है, ना कि अपने रीडर को, ऑडियंस को रुला करके, हंसा करके ख़त्म होती है। द मेन एम ऑफ कॉमेडी इज़ टू। तो कॉमेडी का मेन एम यानी पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? मेक पीपुल लॉफ, लोगों को हंसाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कॉमेडी यूजुअली एंड्स विद। कॉमेडी अक्सर आमतौर पर कैसे ख़त्म होती है? मैरिज और हैप्पीनेस, शादी हो जाती है, खुशियाँ होती हैं, तो इस तरीके से कॉमेडी ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। विच फीलिंग्स डस कॉमेडी क्रिएट? कॉमेडी कौन सी फीलिंग्स को क्रिएट करती है? तो ये अपने ऑडियंस में लॉफर यानी हंसी मजाक का सीन क्रिएट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स शोज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या शोज करता है यानी क्या दिखाता है? तो ये सोशल हैबिट्स एंड मैनर्स को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिक कॉमेडी मेनली डील्स विद। जो रोमांटिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी का एक
टाइप होता है तो ये किस तरीके की चीज़ें दिखाती है, तो ये लव एंड रोमांस को दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्ले इज ए रोमांटिक कॉमेडी, कौन सा प्ले रोमांटिक कॉमेडी है। तो यहाँ पर मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, हैमलेट भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है, ओडिपस रेक्स भी एक ट्रेजेडी है, एज यू लाइक इट जो कि विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी ड्रामा है। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वॉज रिटन बाई, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को किसने लिखा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक टॉपिक डिटेल में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लिखा है बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑथोरियल इंट्रूजन मीन्स, ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब क्या है। इसका मतलब है राइटर डायरेक्टली गिव्स ओपिनियन। देखो जब भी राइटर को अपने रीडर से डायरेक्ट कोई बात कहनी होती है तो वो अपने वर्क के अंदर, अपने ड्रामा नॉवेल स्टोरी के अंदर ऑथोरियल इंट्रूजन का यूज़ करता है। ये एक एलिमेंट है ड्रामा को लिखने का। जब ये अपने रीडर को, जिसे राइटर अपने रीडर से डायरेक्ट जुड़ना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है डायरेक्टली, तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन का यूज़ करता है। यूनिट नंबर 2 में मैं सब आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कैकोफोनी क्या है। तो आप यूनिट नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, एक एक टॉपिक के बारे में, ऑथोरियल इंट्रूजन के बारे में, कैकोफोनी के बारे में, और जितना भी टॉपिक दिया गया है जहाँ से आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेगा, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कैकोफोनी रिफर्स टू, कैकोफोनी क्या रिफर करता है, या फिर कैकोफोनी क्या है, व्हाट इज कैकोफोनी। कैकोफोनी होती है बहुत ही हार्श और अनप्लीजेंट साउंड, जिसको सुनकर अच्छा ना लगे। जैसे आपके किचन में कोई बर्तन गिर गया हो तो जो एकदम हार्श साउंड निकल रहा है, जो कि आपके कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई भी आवाज़ जो भयानक हो, जो आपको सुनकर अच्छा ना लगे, थोड़ा आपको अजीब सा हो जाए, आपके कानों को अच्छा ना लगे, वो कैकोफोनी होता है। ऐसा साउंड जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हो, अजीब सी गाड़ी मोटर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वो भी आपको खूब अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कहीं कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है, तो वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो वो यूफोनी होता है, यानी कि प्लीजेंट साउंड जो सुनने में अच्छा लगे। तो कैकोफोनी मीन्स हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड जो सुनने में अच्छा ना लगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सर्कमलोक्यूशन मीन्स, सर्कमलोक्यूशन एक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है जो मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। इसका मतलब होता है यूजिंग टू मेनी वर्ड्स टू से लिटिल। यूजिंग टू मेनी वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करना, टू से कहने के लिए, लिटिल मतलब कोई बहुत कम बात कहनी है लेकिन उसको कहने के लिए हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करें और बढ़ा चढ़ाकर का मतलब कि घुमा फिरा कर कहें। यानी कि यहाँ पर जब भी कोई राइटर कोई लिखता है, कोई भी वर्क लिखता है, वो अपने रीडर से कोई बात कहना तो चाह रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा, वो बात थोड़ा घुमा फिरा के कह रहा है। वही बात घुमा फिरा के, मतलब कम शब्दों में वो कह सकता है बट अधिक शब्दों का यूज़ करके कह रहा है, तो वो सर्कमलोक्यूशन है, जिसका मतलब होता है टॉकिंग अराउंड, घुमा फिरा कर बात करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट इन ड्रामा इज, कॉन्फ्लिक्ट क्या है ड्रामा में, तो ये है फाइट बिटवीन आइडियाज़ और कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंटरनल मतलब आंतरिक, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष हैपेंस कब होता है, तो इनसाइड एक कैरेक्टर्स माइंड, यानी कोई भी कैरेक्टर के मन के अंदर जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मतलब क्या होता है, तो डिक्शन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये एक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है और इसका यूज़ राइटर केवल ड्रामा लिखने के लिए नहीं करता है, स्टोरीज नॉवेल सब कुछ लिखने के लिए करता है। डिक्शन का मतलब होता है, देखो, चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस मतलब चुनना, ऑफ शब्द, वर्ड्स मतलब शब्द, तो शब्दों को चुनना। देखो जब भी कोई राइटर कुछ लिखना चाहता है तो लिखने से पहले वो एक मतलब डिक्शन का यूज़ करता है। डिक्शन का मतलब वर्ड्स को चूज़ करता है कि कैसे वर्ड्स का हेल्प लेकर, कैसे वर्ड्स को यूज़ करके उसे अपना वर्क लिखना है, तो वही होता है डिक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एपिलॉग इज, तो एपिलॉग क्या है, एपिलॉग है एंडिंग स्पीच ऑफ प्ले, मतलब प्ले ख़त्म होने के बाद
जब कोई लास्ट स्पीच दी जाती है तो वो एपिलॉग कही जाती है, जिसको हिंदी में आप उपसंहार या इंग्लिश में कॉन्क्लूजन कह सकते हैं। एपिलॉग का मतलब होता है कॉन्क्लूजन वर्ड। तो एग्जाम में अगर इस तरीके से ऑप्शन ना देकर दे दे कॉन्क्लूजन वर्ड तो भी आप समझ जाइएगा, क्योंकि ये निष्कर्ष होता है पूरे ड्रामा का एपिलॉग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला एपिथेट भी एक लिटरेरी डिवाइस है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एपिथेट का मतलब है डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज। जैसे कोई ऐसी बात कहना जो सुनने में काफ़ी बुरी लगेगी, तो उससे थोड़ा ऐसे वर्ड का यूज़ करके कहना कि वो बुरा ना लगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला देखिए, यूफेमिज्म इज यूज टू। तो यूफेमिज्म का मतलब है यूज पोलाइट और सॉफ्ट वर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है यूफोनी रिफर्स टू। यूफोनी है कैकाफोना का अपोजिट, कैकाफोनी का अपोजिट। यूफोनी का मतलब है प्लीजेंट एंड म्यूजिकल साउंड, यानी ऐसी आवाज़ जो आप सुने तो आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगे, खुशी मिले और आप बार बार उसको सुनना चाहें, मतलब आपके कानों को सुनने में अच्छा लगे। कोई म्यूज़िक कोई गाना चलता है आपको अच्छा लगता है, तो यूफोनी का एग्जाम्पल आप उसको ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेलाप्रोपिज्म मीन्स। तो मेलाप्रोपिज्म का मतलब क्या है, आइए पहले ऑप्शन को देखते हैं। आपका ऑप्शन है करेक्ट वर्ड यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, रॉन्ग वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ सिमिलर वन। देखो, जब भी कोई वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं जिसका हम वहाँ पे गलत, जैसे कि आप एक सेल का एग्जांपल ले सकते हो, सेल ये भी है और बेचने वाला सेल ये है, SALE। तो हमें ये सेल लिखना है बट हम ये वाला सेल लिख दें तो प्रोनाउंसिएशन तो सही आ रहा है मगर मीनिंग फ़ौरन चेंज हो जाएगा। तो कभी कभी रॉन्ग वर्ड का यूज़ करना सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स की जगह पर, तो कभी कभी राइटर सिमिलर साउंड के वर्ड को यूज़ कर देता है थोड़ा सा, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया, लेकिन वो मिस्टेक नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो मिसप्रिंट हो। कभी कभी राइटर अपने वर्क में ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ कर लेता है जो कि हमें सिमिलर साउंड ही देते हैं बट मीनिंग डिफर हो जाती है। तो बात याद रखिएगा, वही मेलाप्रोपिज्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है विच एलिमेंट क्रिएट्स टेंशन इन ड्रामा। यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट ड्रामा में टेंशन यानी कि टेंशन क्रिएट करता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होता है हीरो और विलेन के बीच में, तो टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड रिलेट टू। तो स्वीट और सॉफ्ट साउंड किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है यूफोनी से, क्योंकि यूफोनी का मतलब है स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के राइटर कौन है, तो मैकबेथ के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मैकबेथ की पूरी समरी अपलोड हमने कर दी, और जिन बच्चों का रिटन पेपर होगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उनके लिए हर एक ड्रामा से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैकबेथ बिलोंग्स टू विच टाइप्स ऑफ प्ले। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से मैकबेथ का टाइप कौन सा है प्ले का, मतलब ये किस तरीके का ड्रामा है, तो ये एक ट्रेजेडी ड्रामा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु टेल्स मैकबेथ दैट ही विल बिकम किंग। हु टेल्स किसने कहा मैकबेथ से दैट कि ही विल बिकम किंग, वो राजा बनेगा। तो मैकबेथ ड्रामा जो आपने पढ़ा उसमें मैकबेथ से ये कौन कहता है कि तुम आगे चलकर राजा बनोगे, मतलब मैकबेथ के लिए कौन ये भविष्यवाणी करता है और मैकबेथ से कहता है, तो 3 विचेस कहती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, हु इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जब आप लोगों ने मैकबेथ ड्रामा पढ़ा तो आपने सबसे पहले ड्रामे की शुरुआत में किसको स्कॉटलैंड का राजा पाया, स्कॉटलैंड का राजा कौन था, तो स्कॉटलैंड की सेटिंग है मैकबेथ ड्रामा की। तो स्कॉटलैंड के राजा थे किंग डंकन राजा थे, किंग डंकन थे। और मैकबेथ जब ये जानता है कि वो आगे चलकर राजा बनेगा तो उसके अंदर एक एम्बिशन हो जाता है, एक जज्बा हो जाता है, जोश आ जाता है राजा बनने का। वो सोचता है मैं क्यों आने वाले कल का इंतज़ार करूं, मैं आज ही राजा को मारकर कल राजा बन जाता हूं। तो आप देखते हैं कि वो राजा को मारता भी है बट खुद भी मर जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। तो स्कॉटलैंड का किंग है कौन, देखो डंकन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, हु इज मैकबेथ्स वाइफ। मैकबेथ की वाइफ कौन है, तो लेडी मैकबेथ।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की वाइफ है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है हु डज मैकबेथ किल टू बिकम किंग। मैकबेथ ने किसको मारा राजा बनने के लिए? तो राजा किंग डंकन थे, तो किंग डंकन को ही मारता है राजा बनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। पूरी समरी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा होगा। अगला है विच कैरेक्टर इज लॉयल एंड ऑनेस्ट टू मैकबेथ। मैकबेथ ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर लॉयल एंड ऑनेस्ट था, हमेशा ईमानदार और वफादार था? तो बैंको। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु किल्स मैकबेथ इन एंड। देखो पहले तो मैकबेथ राजा बनने के लिए किंग डंकन को मार देता है अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ मिलकर के। लेकिन जब वो राजा को मार लेते हैं तो लेडी मैकबेथ को भी काफ़ी गिल्ट होता है, काफ़ी पछतावा होता है कि उनसे गुनाह हो गया है। तो फिर वो भी अपने आप को मार लेती है और मैकबेथ को भी प्ले के एंड में मैकडफ मार देता है, मैकडफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है व्हाट मेजर थीम इज शोन इन मैकबेथ। तो मैकबेथ ड्रामा में मेजर थीम क्या है? तो मेजर थीम है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और ये महत्वाकांक्षा किसके अंदर है? मैकबेथ के अंदर है, राजा बनने की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी मैकबेथ डाइज बिकॉज ऑफ। लेडी मैकबेथ किस वजह से मर जाती है? गिल्ट एंड मेंटल स्ट्रेस। जब ये किंग डंकन का मर्डर कर लेती है अपने हस्बैंड मैकबेथ के साथ मिल करके, तो इसे ऐसा लगता है कि उसके हाथों में केवल खून ही खून लगा हुआ है और ये गिल्ट फील करती है, इसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सुसाइड कर लेती है। चलो अगला देखो। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ आर्म्स एंड द मैन। तो देखिए आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा दिया गया है सबसे बनने वाले हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ देख रहे हैं। तो आर्म्स एंड द मैन के राइटर कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर एग्जाम में आपसे शॉर्ट में पूछ दे केवल जीबी शॉ, तो जी से जॉर्ज, बी से बर्नार्ड, शॉ, तो आप याद रखिएगा जीबी शॉ भी देकर पूछ सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और ये भी ड्रामा मैं पढ़ा चुकी हूँ। जितना ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया सभी पर समरी की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आपका अगला क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन इज ए। तो आर्म्स एंड द मैन इज ए कॉमेडी, एक कॉमेडी ड्रामा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बहुत अच्छा ड्रामा है, मैंने पूरा पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ कैप्टन ब्लंटस्कली। कैप्टन ब्लंटस्कली की नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या है? तो ये स्विस सोल्जर हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है व्हाट डज ब्लंटस्कली कैरी इन हिज पाउच इंस्टीड ऑफ बुलेट्स। ये भी एक सोल्जर हैं और जब ये वॉर में जाते हैं तो अपने पाउच में बुलेट्स की जगह क्या लेकर के जाते हैं? तो जब रैना के कमरे में ये आते हैं तो बताते हैं कि मैं तो गोला बारूद की जगह युद्ध के मतलब जंग के मैदान में चॉकलेट्स लेकर के जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो रैना को लगता है कि ये तो मेरे मंगेतर इतना बहादुर नहीं है, मेरा मंगेतर सर्जियस काफ़ी मतलब बहादुर सोल्जर है। लेकिन बाद में वो जानती है रैना कि सर्जियस तो बेकार आदमी है, कैप्टन अच्छा आदमी है, और उसकी मंगनी हुई थी सर्जियस से। तो रैना की मंगनी भी टूट जाती है और फिर आगे चलकर कैप्टन ब्लंटस्कली से रैना की शादी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है कि चॉकलेट्स लेकर जाते थे युद्ध के मैदान में गोला बारूद की जगह। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो प्ले की हीरोइन है रैना। तो कैथरीन रैना की माँ है और लाउका रैना के घर में मेड सर्वेंट है। निकोला भी एक सर्वेंट है जो कि लाउका को पसंद करता था, लेकिन लाउका को एक गरीब आदमी नहीं चाहिए था, अमीर आदमी चाहिए था। तो लाउका की शादी एंड में जाकर सर्जियस के साथ हो जाती है। तो प्ले की हीरोइन रैना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है व्हाट इज मेजर पेटकॉफ नोन फॉर। मेजर पेटकॉफ किस लिए जाने जाते हैं? तो मेजर पेटकॉफ रैना के फादर हैं जो कि आर्मी में ये मेजर थे, अफसर थे। तो ये जाने जाते हैं फॉर हीज रिच लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये बहुत ही बड़े आदमी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर इन द प्ले। तो प्ले में रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल जो कैरेक्टर है वो कैप्टन ब्लंटस्कली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन।
आर्म्स एंड द मैन की मेन थीम है रियलिटी वर्सेस रोमांस ऑफ वॉर। इसकी थीम पर भी मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की है, देखकर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मर्डर इन द कैथेड्रल के राइटर हैं टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, मर्डर इन द कैथेड्रल इज रिटन इन। तो ये लिखा किस में गया है, मर्डर इन द कैथेड्रल किस में लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने रखा है सब वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा गया है पोएटिक ड्रामा, मतलब ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पोएटिक ड्रामा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो मर्डर इन द कैथेड्रल में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो थॉमस बेकेट, जिनका मर्डर करा दिया जाता है, जिनकी हत्या करा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, वेयर डज द मेन एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस। तो कहाँ पर इस प्ले का ज़्यादातर जो एक्शन प्ले किया गया वो कहाँ पर किया गया, किस जगह पे किया गया, तो कैंटरबरी कैथेड्रल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु किल्स थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट को कौन मारता है, तो 4 नाइट्स मारते हैं, 4 सिपाही मारते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले। मेन थीम है मार्टिड्रम एंड फेथ। मार्टिड्रम मतलब होता है शहीद होना, फेथ मतलब विश्वास। तो इसमें थॉमस बेकेट की शहादत दिखाई गई है, उनका विश्वास दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ शी स्टूप्स टू कंकर। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और जितना भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रही हूँ। इसकी समरी आप पढ़ लीजिएगा। शी स्टूप्स टू कंकर के राइटर हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, शी स्टूप्स टू कंकर इज ए। शी स्टूप्स टू कंकर क्या है, ट्रेजेडी है, रोमांटिक प्ले है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। तो ये कॉमेडी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बहुत अच्छा ये भी प्ले है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। प्ले की हीरोइन है केट हार्डकास्टल। कौन है, केट हार्डकास्टल। ये किसकी बेटी है, मिसेस हार्डकास्टल की। तो केट हार्डकास्टल इस प्ले की हीरोइन है। अगला है, हु इज़ मार्लो फ्रेड ऑफ। फ्रेड मतलब डरना। तो मार्लो जो कि केट हार्डकास्टल को चाहता है, इससे शादी होने वाली है, तो ये किस तरीके के लोगों से डरता है, तो मार्लो ना अमीर लड़कियों से डरता है, मतलब अपने बराबरी की जो लड़कियां हैं, क्योंकि मार्लो भी काफ़ी रिच फैमिली से था, तो ये अमीर लड़कियों से डरता था और ये गरीब और जो ओल्ड फैशन लड़कियां होती थी उनसे उतना नहीं डरता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, रिच वुमेन से ही डरता था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, हु प्लेज द ट्रिक दैट लीड्स टू कंफ्यूजन इन द प्ले। तो शी स्टूप्स टू कंकर में कौन ऐसी ऐसी ट्रिक्स को प्ले करता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो वो है टोनी लुम्किन। तो मिसेस हार्डकास्टल का ही बेटा है टोनी लुम्किन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, व्हाट डज द टाइटल शी स्टूप्स टू कंकर मीन। तो देखो शी स्टूप्स टू कंकर का मतलब होता है वो झुक गई। शी स्टूप्स टू, वो झुक गई, टू कंकर जीतने के लिए, तो वो जीतने के लिए झुक गई। तो ये टाइटल सूट करता है इस प्ले की हीरोइन केट हार्डकास्टल पे कि वो अपने प्यार को पाने के लिए झुक गई। तो शी प्रेटेंड्स टू बी पुअर टू विन लव। जब इसको पता चल गया कि जो मार्लो है जो इससे शादी करने के लिए आया, इसका रिश्ता लेके, वो अमीर लड़कियों से डरता है, तो ये अपने आप को पुअर लड़की बनकर जाती है ताकि इसके सामने वो हिचकिचाए ना बोलने में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर ड्रामा का राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं टेनेसी विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रामा भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर इज़ ए कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांटिक प्ले, ट्रेजिक ड्रामा। ट्रेजिक ड्रामा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर प्ले की फीमेल कैरेक्टर कौन है, मेन फीमेल कैरेक्टर। तो ब्लैंचे डुबोइस।
ऑप्शन नंबर ए आपका और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखो ब्लैंच जो है वही फीमेल कैरेक्टर है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु इज़ ब्लैंचेस ब्रदर इन लॉ। तो ब्लैंचे का ब्रदर इन लॉ कौन है? तो ब्रदर इन लॉ का मतलब जिससे ब्लैंचे की बहन की शादी हुई है। तो ब्लैंच की बहन है स्टेला, स्टेला की शादी हुई है स्टैनली से। तो स्टैनली कोवालस्की, ऑप्शन नंबर बी, ये ब्लैंच का ब्रदर इन लॉ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है स्टैनली रिप्रेजेंट्स विच क्वालिटी। तो स्टैनली रिप्रेजेंट करता है किस तरीके की क्वालिटी को? तो ये ब्रूटल रियलिज्म को दिखाता है, यानी कि क्रूर सच्चाई दिखाता है, जबकि जो ब्लैंची है वो इल्यूजन की दुनिया में रहती है, भ्रम की दुनिया में रहती है, खुद को सच्चाई का सामना करने से रोकती है। तो इल्यूजन एंड फैंटेसी की दुनिया में कौन रहती है? ब्लैंच रहती है। और जो स्टैनली है वो ब्लैंच से नफरत करता है और उसको रियलिटी की दुनिया दिखाने की कोशिश करता है और उसको दिखाता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द प्ले। तो ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर का मेजर थीम क्या है? तो मेजर थीम है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, तो सच्चाई वर्सेस भ्रम। तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला है हु इज़ द राइटर ऑफ द प्राइस। द प्राइस ये ड्रामा भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके राइटर हैं आर्थर मिलर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है द प्राइस इज़ ए। तो जो प्राइस है ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो द प्राइस का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पूरा ड्रामा। विक्टर फ्रांस इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द प्राइस। द प्राइस का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड पास्ट सेक्रीफाइसेस, यानी इसमें फर्नीचर का प्राइस लगाया जाता है कि उसका प्राइस क्या है। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो भाइयों में फर्नीचर को बेच करके पैसे बांटने हैं, जो कि इनके फादर के ज़माने का ओल्ड फर्नीचर है। तो पास्ट सेक्रीफाइसेस और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ही इसका मेन थीम है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ ग्रेगोरी सोलोमन। तो ग्रेगोरी सोलोमन कौन है? तो एक फर्नीचर डीलर है द प्राइस ड्रामा के अंदर, जो कि फर्नीचर को खरीदने आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले द प्राइस। द प्राइस का मेन थीम क्या है? तो इसका मेन थीम देखो है प्राइस ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस। दो भाई हैं, दोनों ने अलग अलग रेट लगा रखा है और फर्नीचर को खरीदने वाले ने अलग रेट लगाया है, तो फर्नीचर का प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 MCQs आपके सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता दिए आपके एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड है, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।